Welcome everyone. So today we are going to start a new chapter, indefinite integration. So starting this chapter, हम लोग थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ऑफ कैलकुलस क्लियर कर लेते हैं. ठीक, अब तक आप लोग डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी ये सब बातें पढ़ चुके हैं. तो उसी को रिकॉल करते हुए कुछ टर्म्स क्लियर करना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y एक फंक्शन ऑफ x है, इनपुट x आउटपुट y. So we define or we say that derivative of y or differentiation of y with respect to x, इसे हम लोग dy by dx से डिनोट करते हैं या फिर f dash x से डिनोट करते हैं. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. एक नया कॉन्सेप्ट जो शायद आपको नहीं पता वो ये है कि डिफरेंशियल भी एक चीज होती है. डिफरेंशियल जो होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता. डिफरेंशियल एक वेरिएबल का डिफरेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे डिफरेंशियल ऑफ y इज एक्चुअली dy या डिफरेंशियल ऑफ x इज dx. तो डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो होता है, एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है. सो अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ y बोलने का मतलब ये क्लियर नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. जनरली हम लोग इनपुट को x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x और आउटपुट को y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करते हैं. तो जनरली बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो इट इज ऑब्वियस कि नथिंग इज मेंशन्ड, तो वो विद रिस्पेक्ट टू x है. बट टू बी कंप्लीटली टेक्निकल, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है वो किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है. तो डिफरेंशियल को ऐसे किसी दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है. तो ऐसा हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त या आगे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है. तो इसलिए हम इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं. अच्छा, एक चीज आप लोग ये भी नोटिस कर सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री विच आई हैव मेंशन्ड. कि नोट, डिफरेंशियल ऑफ y जिसको हम लोग dy बोलते हैं, इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब dy by dx का प्रोडक्ट किसके साथ? dx के साथ, मतलब डिफरेंशियल ऑफ x के साथ. तो इट इज ऑब्वियस आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर ये dx से dx कट गया, तो ऐसा भी सोच सकते हैं. ठीक, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. बट फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग इस तरीके से सोच के काम चला सकते हैं. मतलब फ्रैक्शन dy डिवाइडेड बाय dx को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x सोच सकते हैं, काम चल जाता है इससे. सो हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे. एज ऑफ नाउ dy कैन बी रिटन एज f dash x into dx. तो अगर लैंग्वेज में बोले तो डिफरेंशियल ऑफ y is actually equal to derivative of y with respect to x, that is f dash x, multiplied by dx, that is differential of x. तो ये टर्मिनोलॉजी होती है अपने पूरे कैलकुलस के बेसिक से कंपोनेंट्स की. सो डिफरेंशियल जो है उसको हम लोग, जैसे हमने अभी बात की कि डिफरेंशियल ऑफ y को हम लोग बोलते हैं dy और वो f dash x into dx होता है. तो इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो y अगर x पावर 4 है तो dy by dx क्या होगा? अगर y is equal to x पावर 4, then dy by dx is 4x क्यूब. तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, सोच सकते हैं, काम चल जाता है इससे. सो dy जो होगा इन दिस केस विल बी 4x क्यूब इंटू dx, 4x क्यूब इंटू dx. तो इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि d ऑफ x पावर 4 मतलब डिफरेंशियल ऑफ x पावर 4 इज 4x क्यूब. तो ये मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया और उसको डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. डिफरेंशिएशन को डिफरेंशियल x के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें डिफरेंशियल y मिल गया. सिमिलरली हम लोग sin x के साथ भी ऐसा ही लिख सकते हैं. सिमिलरली हम लोग y स्क्वायर के साथ ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो x स्क्वायर मतलब x की बात कर रहे थे, तो वेरिएबल है, नाम में क्या रखा है? मतलब अगर कहीं पे लिखा है d ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो होगा 2x dx, तो यहाँ पे x की जगह अगर t लिखा है तब भी ये बात वैलिड है कि t स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो 2t dt होगा. z स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो 2z dz होगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशियल कि एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशियल किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं होता. सो हमें नाम मतलब वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल की चिंता नहीं करनी पड़ती. इसका इंपॉर्टेंस हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका यूज क्या है, कि नाम में क्या रखा है, नेम ऑफ द वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता. तो सिमिलरली 10u का डिफरेंशियल क्या होगा? sec स्क्वायर u du.
क्यों? क्योंकि 10u का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec स्क्वायर u होता है। अब जब मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं तो मुझे ये मेंशन करना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग u का डिफरेंशियल चिपका रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल। अब आते हैं हम लोग मेन बात पे, जो अपना चैप्टर है दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से कनेक्ट करके चलते हैं। सो द वेरी बेसिक्स आर इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। तो आप लोग इसको एंटी डेरिवेटिव सोचो। एंटी डेरिवेटिव क्या मतलब, जैसे लॉगरिथम का उल्टा एंटी लॉगरिथम होता है, वायरस का उल्टा एंटी वायरस होता है ना, वैसे ही डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है। तो यू कैन थिंक इंटीग्रेशन is defined as an antiderivative, that is the inverse process of differentiation। ठीक, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। ठीक, व्हाट शुड बी द क्वेश्चन, कि भाई व्हाट इज द फंक्शन व्हिच ऑन बीइंग डिफरेंशिएटेड प्रोड्यूसेस अ गिवन फंक्शन। अगर मुझे किसी चीज को इंटीग्रेट करना है तो उसको मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि उस चीज को इंटीग्रेट करने का मतलब एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसको डिफरेंशिएट करके ये वाला चीज आया हो। मतलब अगर अच्छे टर्म्स में बोलूं मैं एक एग्जांपल लेके, तो हम लोग जैसे सपोज 2x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। सो 2x का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके आंसर 2x आता होगा। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x आता है। सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2x का जो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। और ऑब्वियसली ये सब बातें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। सो इसी लॉजिक को अगर आप समझते हैं तो आप लोग डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव वाले लॉजिक को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि sin x इज इंटीग्रल ऑफ cos x बिकॉज cos x इज डिफरेंशियल ऑफ sin x। मेरे स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, sin x इज एन इंटीग्रल ऑफ cos x बिकॉज cos x इज द डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। सिमिलरली e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होगा क्योंकि e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। तो ये अपना लॉजिक है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, दिस मींस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, परफेक्ट चल रहा है। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x, तो वो लॉग एंटी लॉग वायरस एंटी वायरस उस लॉजिक से हम लोग तो ये भी कंक्लूड कर पाएंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज, अच्छा सॉरी यहाँ पे मुझे ये लिखना था, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर सेम वे में अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा नया चीज आ रहा है कि डिफरेंशिएशन तो यूनिक होता है, किसी भी फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक यूनिक आंसर आता है, बट एंटी डेरिवेटिव इज नॉट अ यूनिक फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव, ये ध्यान से सुनिएगा, काम का स्टेटमेंट है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज एक्चुअली नॉट अ यूनिक फंक्शन। ये हम लोग इस एग्जांपल से डिनोट कर सकते हैं कि 2x को एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं या इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो आंसर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। तो इसी को मैं एक्सटेंड करते जाता हूं, मैं कुछ भी लगा सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट, मैं सी लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इसका 2x आएगा। तो इन जनरल क्या होता है ना, इन जनरल हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ fx जो है वो phi x है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ phi x जो है वो fx ना लिखते हुए हम लोग एक c लगा देते हैं, और c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c एक रियल कांस्टेंट होता है, ये कोई भी आर्बिट्री नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 पाई रूट 2 e माइनस हाफ माइनस 1/4, एनी रियल कांस्टेंट, इट कैन बी एनी रियल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आप रिवर्स सोचिए, fx प्लस c को डिफरेंशिएट करने पे आंसर तो मतलब fx का डिफरेंशिएशन phi x आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। सो c एक जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाता है एक्स्ट्रा। तो यही इनडेफिनिट इंटीग्रल का खास बात होता है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, बेसिक बातें, आप थोड़े सिंबल्स और जनरलाइज कर लेते हैं। सो इन जनरल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि fx का डिफरेंशिएशन phi x है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली हम लोग सारी बातें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो f डैश x जो है, अगर हमें पता है कि f डैश x जो है वो phi x के बराबर है, सो हम लोग डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट जो हमने बात की अभी, इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन के चैप्टर में या इंटीग्रेशन के टर्म्स में हम लोग कहते हैं ये सिंबल कि इंटीग्रल
दिस थिंग इज एक्चुअली सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम रीड कैसे करेंगे, हम लोग रीड ऐसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंशियल ऑफ x लगा रहता है, ये एक्स्ट्रा डिफरेंशियल ऑफ x लगा रहता है, ये डिनोट करता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप डिनोमिनेटर में dx लिखते हो ना, वो ये सिग्निफाई करता है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में dx डिनोट करता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये पूरी चीज इंटीग्रेट होकर जो आंसर आएगी वो आएगी fx प्लस सी। तो इस पूरे लाइन में, उस पूरे स्टेटमेंट में, इसे कहते हैं हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये होता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक फिजिक्स वगैरह में आप लोग एलिमेंट लेना सीखे हो, तो वहां पे आपने ये टर्म भी यूज की होगी, सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त, या शायद मैग्नेटिज्म में भी काफी जगह यूज होता है। तो दिस डिफरेंशियल इज एक्चुअली कॉल्ड एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो चीज इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रेंट, और जो इंटीग्रेट होके निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। तो नाम में कंफ्यूज मत हो ना, दोनों फर्क है। जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेंट है, और जो आंसर निकल के आ रहा है वो इंटीग्रल है। and of course integral will always be with a constant of integration, एक प्लस सी लगा रहेगा। so this whole process, the actual process of finding the function when its differential or derivative is known is called integration। इस पूरी चीज को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, and it is just a reverse process of it is just a reverse process of differentiation। और आपका जो कुछ टर्म्स हैं जो शायद क्वेश्चंस में यूज होगी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव, एंटी-डेरिवेटिव, इंटीग्रल, these all terms represent the same thing। इन सारी बातों का सेम मतलब ही निकलता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, देखो एंटी डेरिवेटिव तो आपको समझ में आ गया कि डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रल वर्ड ऐसे यूज करते हैं, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन या सॉल्व फॉर इंटीग्रल, तो वो एक्चुअली इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है, और जो आंसर निकल के आएगा वो निकालो, तो इंटीग्रल निकालो, ऐसा बोलता है। प्रिमिटिव का लॉजिक एक्चुअली ये है कि देखो अपने अभी केस में क्या था, हमने fx को डिफरेंशिएट किया तो आंसर 5x आया। तो प्रिमिटिव बोलने का मतलब, प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव मतलब प्राइम सोर्स, कि कहां से निकला है या उसका सोर्स कहाँ, मतलब 5x जो है, अगर मेरे को 5x गिवन है और बोला जाता है कि 5x का प्रिमिटिव निकालो, तो लॉजिकली वो ये पूछ रहा है कि 5x कहां से आया है, 5x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया है, व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ 5x, कैलकुलस के टर्म्स में व्हाट इज द प्रिमिटिव ऑफ fx। तो प्रिमिटिव का मतलब एक्चुअली होता है इंटीग्रेशन। और एक और चीज होती है एंटी प्रिमिटिव, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए शायद किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए, जनरली नहीं होता पर अगर हो जाए तो उसका लॉजिक बता रहा हूँ। एंटी प्रिमिटिव मतलब फिर ऐसा हो जाएगा कि fx गिवन होगा और एंटी प्रिमिटिव बोला जाता है, तो fx का डिफरेंशिएशन जो होगा ना 5x, वो एंटी प्रिमिटिव कहला जाएगा। सेम लॉजिक, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है, सेम प्रिमिटिव का उल्टा एंटी प्रिमिटिव होता है। तो इन शॉर्ट, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी प्रिमिटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक, सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी, ये सब टर्म्स भी यूज हो सकते हैं। तो हाँ, एक और चीज, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मेनी ऑर्डिनरी फंक्शंस इज सिंपल, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन चैप्टर ज्यादा टफ है। डिफरेंशिएशन चैप्टर के कंपैरिजन में इंटीग्रेशन इज मोर इन्वॉल्व्ड, जो कि आपको आगे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उससे एविडेंट हो ही जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन वाज एन इजी चैप्टर, इंटीग्रेशन विल बी अ टफ चैप्टर एज कंपेयर्ड टू डिफरेंशिएशन, बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको मैथ्स के बहुत सारे ब्यूटीफुल मैनिपुलेशन सिखाएगा। ठीक, नाउ लेट अस नोट सम पॉइंट्स ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कुछ नोट्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। भाई ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफाई करता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो उसका मतलब एक्चुअली होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ y इक्वल टू fx पे dy by dx सिग्निफाइज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x, y। तो वैसे ही इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? तो हम लोग इसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे हमने 2x लिया था ना, तो यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। सो एक्चुअली क्या है, देखो अगर मैं लेता हूँ अपना वही एग्जांपल, एक हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x जो निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, वो ये डिफाइन करता है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ये
मेन स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूं कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स denotes a family of curves such that the slope of tangent at x equal to x1 on every member is same। मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स निकल के आई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये फैमिली का एक मेंबर है एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, ये फैमिली का दूसरा मेंबर है एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, ये तीसरा मेंबर है एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री। तो अगर मैं कोई भी लाइन लेता हूँ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स इक्वल टू वन ले रहा हूँ, तो एक्स इक्वल टू वन पे जो पहले मेंबर वन कॉमा वन प्लस सी वन, इस पे जो टेंजेंट होगी, जो उसी पॉइंट पे सेकंड मेंबर पे जो ये टेंजेंट होगी, थर्ड पे जो टेंजेंट्स होंगी, ये सारी की सारी टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सबका जो डिफरेंशिएशन होगा x इक्वल टू वन पे, इन तीनों मेंबर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि तीनों का डिफरेंशिएशन सेम है। भाई आप एक्स स्क्वायर प्लस सी वन को डिफरेंशिएट करो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस सी टू को डिफरेंशिएट करो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन तो सबका 2x ही आने वाला है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो हाँ, एक और बात, एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो यूनिक नहीं होता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, और ये इस चैप्टर में बहुत बार होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा और जो एक्चुअल आंसर ऑप्शंस में दे रखा होगा, क्वेश्चन में या आंसर की में दे रखा होगा, वो शायद मैच ना करे। तो वो इसीलिए क्योंकि आपने जो एंटी डेरिवेटिव निकाला है वो अलग है और जो ऑप्शन में दे रखा है वो अलग है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव यूनिक तो नहीं होता। तो इसको टैकल करने का तरीका ये है कि अगर g1x और g2x दो एंटी डेरिवेटिव्स हैं किसी भी फंक्शन के, तो उनका जो डिफरेंस होगा, दे विल डिफर ओनली बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। उनका डिफरेंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x होगा। जैसे अपने एग्जांपल में 2x को कोई इंटीग्रेट करके बोलेगा भाई मेरा आंसर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, 2x को इंटीग्रेट करके कोई बोलेगा नहीं भाई मेरा आंसर तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन आ रहा है। तो आंसर दोनों का सही है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बोथ आर एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 2x। बट इनका जो डिफरेंस है ना, तो कैसे चेक करें कि दोनों सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं? तो आप इनका डिफरेंस लीजिए, जब आप इनको माइनस करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा इट विल बी अ कांस्टेंट, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोग जज कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ सेम फंक्शन will always differ by a constant। उनके जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। सेकंड बात, ये तो हो गया फर्स्ट बात। सेकंड बात, एंटी डेरिवेटिव जो कंटिन्यूअस फंक्शन का होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। अब ये थोड़ा सा ऑब्वियस चीज ये है कि अगर हम लोग एक कंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक fx निकल के आ रहा है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है ना भाई, इंटीग्रल fx इज कैपिटल fx, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल F इज स्मॉल f। इनफैक्ट जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, हम उसको इतनी आसानी से इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। तो पीस वाइज हम उसको जैसे अगर कोई फंक्शन है इस तरीके का, यहाँ पे ब्रेक है और फिर ऐसे ऐसे है, फिर यहाँ पे ब्रेक है और कुछ लेट से ऐसे ऐसे, तो अगर मुझे बोला जाता है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो हम इसको इन जनरल इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम उसको इतने इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम उसको ये सेकेंड इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे और उसको थर्ड इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे। तो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इन्हें बोला जाता है और हम उसको पीसेस में, टुकड़ों में इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे एक साथ नहीं कर सकते। सो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की बातें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका एंटी डेरिवेटिव जो निकल के आ रहा है वो डिफरेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि भाई आया है, अगर एंटी डेरिवेटिव की हम बात करें तो एंटी डेरिवेटिव का लॉजिक यही है ना कि कैपिटल fx को डिफरेंशिएट करके स्मॉल fx आएगा, तभी तो हम ये बोल रहे हैं कि स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। तो इट इज मोर और लेस एन ऑब्वियस पॉइंट, बट स्टिल जो इंटीग्रल होगा वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। और तीसरा, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, शायद अपने को एकदम से क्लिक ना करे, तो इसलिए क्लियर करना जरूरी है कि अगर कोई इंटीग्रेंड है वो डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो जरूरी नहीं है कि उसका एंटी डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पे। मतलब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, x की पावर -1/3 ये होगा, मतलब 1 अपॉन में x की पावर 1/3। जीरो पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जीरो पे ये जो है नॉट डिफाइंड जा रहा है, तो जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा है जीरो पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ
a function which is discontinuous at some point, तो जो इंटीग्रेशन करके आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो जो इंटीग्रल निकल के आया है वो भी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, वो कंटिन्यूअस हो सकता है, जैसा कि हम लोग इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। सो ये थी सारी बातें theoretical part on the integration वाला चीज। Now let us talk on some standard integrals। अब आते हैं अपन मुद्दे की बात पे कि सर ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने होते हैं। मैं इन्हें फ्रेंडली इंटीग्रल्स कहता हूँ। दीज आर फ्रेंडली इंटीग्रल्स। इनसे आप दोस्ती कर लो। इनसे दोस्ती आप इसलिए कर लो क्योंकि ये आपका बहुत दूर तक साथ निभाएंगे। ये इजियर वर्जन्स होते हैं, इजियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, और बाकी जितने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो एक्चुअली मैनिपुलेट किए जाएंगे। रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत सारा आपको हाथ पैर मार के उन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इन इजियर फ्रेंडली प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो वो सब हम आगे सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ फ्रेंडली इंटीग्रल्स क्या होते हैं भाई? देखो उल्टे लॉजिक से ही सब है कि सबसे पहला इंटीग्रेशन एक्स पावर एन जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्यों? सबका प्रूफ रिवर्स है, ठीक है, सबका प्रूफ है। डिफरेंशिएशन चैप्टर आपने पढ़ रखा है, आप सबको प्रूफ कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट? एन प्लस वन बाहर आया और ये एन प्लस वन माइनस वन, ऐसे ही करते हो ना डिफरेंशिएट। सी का डिफरेंशिएशन जीरो और कांस्टेंट तो अलग ही रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे एक्स पावर एन आता है, इसीलिए एक्स पावर एन को इंटीग्रेट करने पे ये आता है। एग्जैक्ट सेम वे में लीनियर, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट चीज कि x की जगह mx प्लस सी, कहीं पे भी x की जगह mx प्लस सी या ax प्लस b है, तब भी आप लीनियर तक के भी उस लॉजिक को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक, ये मैं क्वेश्चंस में और क्लियर करते जाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ ax प्लस b पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको आपका ओरिजिनल इंटीग्रेट मिल जाएगा। यहाँ पे जो a है ना, इसको आप लोग थोड़ा चेन रूल से कनेक्ट करना। देखो ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं? ये n प्लस वन बाहर आएगा और ये n प्लस वन का n हो जाएगा। फिर चेन रूल के मुताबिक गेट इनटू द ब्रैकेट, आई विल गेट इनटू द ब्रैकेट एंड आई हैव टू डिफरेंशिएट ax प्लस बी ऑल्सो। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करने पे ये एक a एक्स्ट्रा आता है न्यूमरेटर में, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में एक a चिपका देते हैं। तो ऐसा हम लोग हर बार हर जगह करेंगे। जो भी लीनियर x की जगह जो भी हम लीनियर डालेंगे ax प्लस बी, उसका जो स्लोप है, जो x का कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट a, वो हम लोग डिवाइड कर दिया करेंगे हमेशा। और देखते हैं आगे, वो समझ में आ जाएगा। अच्छा ये सारी बातें n, अच्छा इसको गलत है, ये n नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये सारी बातें n नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए है। और माइनस वन पे क्या होगा? तो एक्चुअली n की वैल्यू जब माइनस वन लेंगे तो वो अपना सेकेंड रिजल्ट बन जाएगा वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो ln mod x होता है। क्यों? क्योंकि ln mod x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है, मॉड लगाना मत भूलना। सो ln mod x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है, इसीलिए वन बाय एक्स का इंटीग्रल ln mod x होता है। अच्छा इसी को जनरलाइज करें, x की जगह अगर ax प्लस b है तो हम लोग आंसर देंगे ln ax प्लस b एक 8 के साथ। क्यों? रिवर्स सोचो, अगर मैं आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछूंगा तो कैसे करोगे? आप बोलोगे वन अपॉन एक्स ax प्लस बी, गेट इनटू द ब्रैकेट ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a होता है, तो वो एक्स्ट्रा a बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। सेम थर्ड रिजल्ट, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x प्लस सी होगा, क्योंकि e पावर x प्लस सी का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। सेम वे में जनरलाइज, अगर x की जगह ax प्लस b है तो वो सेम ही चलेगा, बस ये डिवाइड में ये आ जाएगा। सेम a पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? a पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो a पावर x डिवाइडेड बाय ln a होगा। क्यों? क्योंकि a, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में ln a मल्टीप्लाई में आता है, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। ठीक, तो ये जितने भी रिजल्ट लिखे हैं ना, एक्चुअली आप आंसर्स को डिफरेंशिएट करो, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वही लॉजिक है डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव। बट आपको ये सब बातें याद रखनी है। ऐसा मत सोच लेना कि ठीक है सर हमको डिफरेंशिएशन आता है तो हम इंटीग्रेशन भी उससे याद रख लेंगे। ये सब आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स। ओके, सेम साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना, जल्दबाजी में भूल जाते हैं लोग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे को देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, पहला रिजल्ट। फिर
cos x का रिजल्ट माइनस साइन एक्स होता है, cos x का रिजल्ट जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, इसीलिए हम लोग इस सेकंड स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। माइनस को बैलेंस करने के लिए एक और माइनस लगा देते हैं, ठीक। और फिर x की जगह ax प्लस b आएगा तो 1/a चलता जाएगा। अच्छा, ये 1/a वाली चीज मैं आपको पहले थ्योरम्स ले लेता हूँ, उसमें आपको समझा देता हूँ। थ्योरम में पहला थ्योरम, कांस्टेंट अंदर बाहर जा सकता है इंटीग्रेशन के। कांस्टेंट जो है वो लिमिट के भी अंदर बाहर जा सकता है, कंटिन्यूटी चैप्टर में भी हमने देखा, डेरिवेबिलिटी चैप्टर में भी देखा, तो ये सब इन जनरल थ्योरम है, फंडामेंटल लॉज है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप बांट सकते हो। इंटीग्रेशन मतलब दो फंक्शन को ऐड करूं फिर इंटीग्रेट करूं, या पहले इंटीग्रेट करके बाद में ऐड करूं, सेम आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। एंड मल्टीप्लाई में ऐसा मत कर देना, तो f इंटू जी का इंटीग्रेशन अगर आप लिख रहे हो इंटीग्रल f इंटीग्रल g, दिस इज रॉन्ग। मल्टीप्लाई डिवाइड में ना तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो इंटीग्रेशन, उसके लिए कुछ दूसरे टेक्निक्स होते हैं, जैसे आप लोग प्रोडक्ट रूल जानते हो, क्वेश्चन रूल जानते हो। डिफरेंशिएशन चैप्टर में जैसे प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल होता है, वैसे इंटीग्रेशन चैप्टर में हम कुछ कुछ आगे बात करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा था आपको कि fx का इंटीग्रेशन करने पे अगर gx आता है तो लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो आप इसको। तो अगर f के अंदर x की जगह ax प्लस b लिखा है ना, तो आप लोग आंसर में भी x की जगह ax प्लस b लिख सकते हो, बट आपको एक एक्स्ट्रा a डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला। क्यों? चेन रूल को बैलेंस करने के लिए। देखो इसका प्रूफ देखते हैं, जनरल प्रूफ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये लिख सकता हूं मैं कि जो g डैश x है, g डैश x जो होगा वो fx के बराबर होगा, ठीक। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि f ax प्लस b आंसर तब आएगा जब मैं RHS को डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? g डैश ax प्लस b, बट चेन रूल के हिसाब से मुझे एक एक्स्ट्रा a भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस पे जो चेन रूल लगता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा a बाहर आता है ना, तो वो इससे कैंसिल हो जाता है। और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। तो इसमें मैं अगर ax प्लस b की जगह k लिख लेता हूं, तो ये लिखा है f ऑफ k इज g डैश k, और ये भी वही बता रहा है f ऑफ x इज g डैश x। तो वो चेन रूल वाला, जैसे आप लोग चेन रूल लगाते हो न्यूमरेटर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में चेन रूल से जो आता था वो न्यूमरेटर में चिपकता था, इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में चिपकेगा। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। रेस्ट इज क्लियर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। और ax प्लस b वाला लॉजिक, तो ये 1/a आ जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, क्योंकि कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है इसीलिए। एंड सेम ये फिफ्थ रिजल्ट। सिक्स्थ, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हम आंसर देंगे, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक 10 होता है, सेम विद कोसेक कॉट वाला चीज। अच्छा, इसमें मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट याद दिला देता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो इसीलिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर ये आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स के साथ एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस ऑर्डर में इसलिए याद रखने को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आपको याद रखने में आसानी होगी। अल्टरनेट साइंस चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। साइन कॉस, 10 कॉट, सेक कोसेक। डिफरेंशिएशंस जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, और कोसेक एक्स का कोसेक कॉट, कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वाले हैं, को से चालू हो रहे हैं, ये को लिखा है इसके आगे, यहाँ पे को लिखा है और यहाँ पे को लिखा है, तो जिसके आगे शॉर्टकट ट्रिक है कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे को से स्टार्ट होता है ना, उसके डिफरेंशिएशन नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में प्लस आया, 10x का डिफरेंशिएशन में प्लस आया, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन में प्लस आया। इट इज जस्ट अ टेक्निक टू रिमेंबर, कभी कभी आप लोग प्लस माइनस का मिस्टेक करते हो। तो आई रिपीट, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें से जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो को के साथ स्टार्ट होते हैं, सीओ को के साथ, उनके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में माइनस से कहानी शुरू होती है। इंटीग्रेशन आप अकॉर्डिंगली जज कर लेंगे। नाउ थोड़ा सा ये वाले फंक्शन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फ्रेंडली इंटीग्रल है, याद रखने का है। इसका आंसर आता है tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और
सेम 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। क्यों? क्योंकि हमने अगेन डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। और सेम ये जो ये वाला फंक्शन है तीसरा x इंटू √x² - 1, इसका आंसर सेक इनवर्स x देंगे हम, क्योंकि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। इनके जनरल वर्जन अब देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये नहीं आता है, क्वेश्चंस में ऐसा आता है। तो a² प्लस x² जो होगा उसका आंसर हम ये देंगे, a² - x² का हम आंसर ये देंगे, और यहाँ पे इसका आंसर हम ऐसे देंगे। इन तीनों के आप लोग प्रूफ कीजिएगा। कैसे करना प्रूफ बेटा? आप लोग आंसर्स को डिफरेंशिएट करना, ट्राई टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1/a मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x/a। इसको डिफरेंशिएट करके रीअरेंज करना, देखना वाकई में 1/a² प्लस x² आ रहा है कि नहीं। सेम विथ ऑल थ्री। ओके। और इसमें एक चीज आपको अलग से बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी कि tan इनवर्स वाले फॉर्मूला में बाहर 1/a लगता है, सेक इनवर्स वाले फॉर्मूले में भी बाहर 1/a लगता है, बट साइन इनवर्स के फॉर्मूले में बाहर 1/a नहीं लगता है। तो इसका आप अलग से ध्यान देना, बी केयरफुल। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट इन सारे की सारे ऑल द 7 स्टैंडर्ड फ्रेंडली इंटीग्रल्स सबके प्रूफ यही है कि आप लोग आंसर्स को डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट योर ओरिजिनल क्वेश्चन। जो इंटीग्रेंड है, जो इंटीग्रेट होके इंटीग्रल दे रहा है, तो उस इंटीग्रल को आप डिफरेंशिएट करो, आपको इंटीग्रेंड मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेंडली इंटीग्रल्स। और हम लोग अब इस पे ढेर सारे, बहुत सारे, कुछ हम लोग 30-40 क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे, ताकि आपको सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है दिमाग में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाए। So let us start with some basic manipulations. Question is solve for integral. तो पहला सवाल जो है वो है integration of e power ln7 plus ln x. So you just recall some of the properties of log, that log a plus log b होता है log of a into b. सेम बेस पे दो log अगर ऐड होते हैं तो इस तरीके से हम लोग उसको क्लब कर सकते हैं. Also there is another property of log, that base of exponent and base of log अगर इक्वल होते हैं तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं. प्रॉपर्टी वॉज ए की पावर लॉग ऑफ समथिंग बेस ए, मतलब ये दोनों मैच कर जाएं अगर, तो आप इस पूरे को हटा सकते हो और जो भी पावर रहेगी वो एज इट इज रहेगी. ऑफ कोर्स इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वो सब लॉग के कंस्ट्रेंट्स. सो दिखने में प्रॉब्लम डरावना है, बट एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इंटीग्रल 7x dx. तो हम लोग आंसर क्या देंगे, 7x² by 2 प्लस सी. इनफैक्ट बेटा आई वुड सजेस्ट यू कि इनिशियल प्रॉब्लम्स में आप लोग जो भी आंसर निकाल रहे हो ना, उसको डिफरेंशिएट करके रिवर्स जरूर सोचना कि भाई क्यों आंसर 7x² अपॉन 2 प्लस सी है. क्योंकि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो 7x² by 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्चुअली 7x होगा. तो इस तरीके से आप रिवर्स जरूर वेरीफाई करते हुए चलना इन द इनिशियल प्रॉब्लम्स, यू विल गेट अ फील ऑफ द थिंग्स की चल क्या रहा है. सेकेंड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं सेम वे में. सो सेकेंड प्रॉब्लम विल ऑल्सो रिमाइंड यू ऑफ अनदर प्रॉपर्टी. लॉग में ये जो माइनस बाहर लगा है इसको हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, e की पावर लॉग में 2√x पावर -1. वो जो पावर है वो जम मार के बाहर आ जाती है, ऐसा हम लोग पिक्चराइज करते हैं. तो रिवर्स भी सोच सकते हैं कि जो -1 रहेगा वो अंदर लेके जा सकते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकें 2√x पावर -1. बाकी जो रहेगा वो e पावर लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली 1/2√x का इंटीग्रेशन. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, भाई 1/2√x का इंटीग्रेशन बताओ. सो हम इसे रीड करेंगे 1/2 x की पावर -12 का इंटीग्रेशन. तो -12 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -12 प्लस 1, और वही चीज़ हमें डिवाइड में भी लिखनी है, प्लस सी. तो आंसर हम क्या देंगे, फाइनल आंसर √x प्लस सी. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे याद भी रखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है. क्या याद रखो कि हम लोग जानते हैं ना डिफरेंशिएशन में कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x. तो रिवर्स में स्पीड बढ़ती है. आप लोग याद रखो कि 1/2√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो √x प्लस सी. सो जिससे डिफरेंशिएशन में देखो, जितने भी डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद है ना, तो आपको इंटीग्रेशन के भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हो गए रिवर्स, है ना. कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी. तो इस तरीके से यू कैन मेमोराइज इट. थर्ड रिजल्ट, जो थर्ड क्वेश्चन है, अगेन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, स्वैपिंग प्रॉपर्टी. कि ये
जो बेस है उसको कांस्टेंट रखते हुए इसे हम स्वैप कर सकते हैं, तो इसे हम रीड करेंगे x की पावर ln2 dx। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो लिखा हुआ ln2 है तो ये कांस्टेंट ही ना, ln2 इज सम कांस्टेंट नंबर, सो ये अपने उस कैटेगरी में आ जाएगा पॉलिनोमियल वाली, x पावर n वाली। तो हम लोग आंसर रिपोर्ट करेंगे x की पावर ln2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय ln2 प्लस 1 और बाहर एक कांस्टेंट c। इसके सिवा अगर आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है बाय एनी रैंडम लॉजिक, तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने आंसर को डिफरेंशिएट करो और देखो कि आप क्वेश्चन तक पहुँच पा रहे हो कि नहीं। सो दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर, x की पावर ln2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय ln2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ प्रॉब्लम, अच्छा बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशंस आई वुड सजेस्ट यू, आप आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आगे सारे क्वेश्चंस में आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई द क्वेश्चंस, एंड देन आप अपना आंसर, फाइनल आंसर और अपना अप्रोच जो सोल्यूशन है वो मैच करो कि मैच कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैं किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आंसर मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चंस, देन मैच योर सोल्यूशन। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इट विल बी टू वे डिस्कशन, आप पहले अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक। तो अगर आप लोग फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो हम इसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें कोई आप मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट मत लगाना, जैसे आप सर डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्वेश्चन रूल होता था ना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो नीचे को रहने दो, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो ऊपर को रहने दो, अपॉन होल स्क्वायर, या प्रोडक्ट रूल जैसा। तो भाई प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल जो है वो डिफरेंशिएशन चैप्टर में होता था, इंटीग्रेशन चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। तो मनगढ़ंत कुछ भी कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ठीक, ये सब मैनिपुलेशन के सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम में, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लोग रीड करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। फायदा ये होगा कि ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे, वो फैक्टर जो कैंसिल होने के बाद जो क्वेश्चन बचेगा उसी का इंटीग्रेशन करना है। तो फाइनल आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। सो इन दिस वे वी विल रिपोर्ट आवर फाइनल आंसर। इनफैक्ट फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो भी फैक्टराइजेशन के ऊपर ही है। आपको फैक्टराइजेशन याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको नोट बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक बाय क्वाड्रेटिक है, which you should remember. This biquadratic actually has two factors, x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1. This you should remember. ये प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर 11th क्लास में भी काम आता है आपके, लिमिट्स चैप्टर में भी इसके सवाल बनते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में भी ये यूज होता है। तो दिस आइडेंटिटी इज यूजफुल इन मेनी डिफरेंट ब्रांचेस या मेनी डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ्स। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रूफ भी आप कर सकते हैं आर एच एस टू एल एच एस, एल एच एस टू आर एच एस, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। तो बस यही है क्वेश्चन, एक्चुअली फिफ्थ वाला जो है वो ये है कि कैंसिल आउट होने के बाद एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूछा है इन शॉर्ट। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन टफ नहीं है, मतलब इंटीग्रेट तो हम कर ही लेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, फ्रेंडली रिजल्ट से, बट उस फ्रेंडली रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए जो मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है ना, वो ट्रिकी हो जाता है, वो टफ पड़ जाता है कभी कभी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स और वेरियस तरीके जो होते हैं वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो सिक्स्थ प्रॉब्लम हम लोग ट्राई, सिक्स्थ इजी प्रॉब्लम है, आपने कर लिया होगा, कैसे रैशनलाइज। तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन ने एक्चुअली जो पूछा है आपसे वो है रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो हम इजीली बता देंगे। तो रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर हाफ, तो उसको आप ऐसे लिख लोगे, और माइनस 1 का मतलब माइनस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा सिक्स्थ प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द सेवंथ प्रॉब्लम। सेवंथ प्रॉब्लम जो रहेगा उसमें एक मैनिपुलेशन जो है वो ये है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। सेवंथ प्रॉब्लम जो है बेटा उसमें एक्चुअली दे रखा है एक परफेक्ट स्क्वायर, किस चीज़ का,
ये x पावर 2 और x पावर -2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म, है ना। तो रूट ऑफ टी स्क्वायर जो होता है वो मॉड टी होता है, तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख लेंगे। प्लीज मॉड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हो। अंडर रूट टी स्क्वायर जो होता है, रूट टी स्क्वायर टी नहीं होता है, मॉड टी होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव लिखा है, तो ये मॉड प्लस साइन के साथ हम लोग ओपन कर देंगे, है ना। तो दिस मॉड हम लोग इसी स्टेप में कर देते हैं, मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो द क्वेश्चन इज 1/x प्लस 1/x पावर 5। सो इंटीग्रेट करके हम लोग आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, फाइनल आंसर विल बी 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x पावर -5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 x पावर 4 प्लस c। ना फाइनल आंसर फॉर द 7th प्रॉब्लम। ठीक, आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ 4 आ जाएगा। सो दिस तरीके से आप लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए 8th प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। 8th प्रॉब्लम से अब वो 1/a वाले फैक्टर वाली चीज, कि जो अपना 8th प्रॉब्लम है उसमें दिया है अपॉन में 7 - 4x। तो अगर वहां पे सिर्फ t होता तो हम लोग क्या आंसर देते हैं, ln t। पर हमें रिवर्स सोचना है, बैलेंस करना है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो, इसको फील करने का बेस्ट तरीका है आप लोग रिवर्स सोचो, आप आंसर को डिफरेंशिएट करके सोचो कि अगर मुझसे इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन पूछा जाता, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछता तो मैं कैसे करता। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने की तरह सोचना चालू करोगे ना, तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि हाउ यू हैव टू एक्चुअली इंटीग्रेट दिस थिंग। तो रिवर्स प्रोसेस है। ओके, 9th प्रॉब्लम से एक नई चीज आपको सिखानी है मुझे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मैनिपुलेशन। तो होता क्या है, कभी कभी आपको अपने सहूलियत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, यू हैव टू ऐड सब्ट्रैक्ट सम कांस्टेंट्स। सो जैसे 9th प्रॉब्लम है, तो 9th प्रॉब्लम में मेरा क्या अप्रोच रहेगा कि यार सर काश ये x नहीं होता, ये 1 होता। सो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लेता, है ना। 1/x प्लस 5 का इंटीग्रेशन ln में हो जाता। सो द प्रॉब्लम हियर इज दिस x, इसको टैकल कैसे करें। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करो, यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 5 ऑन न्यूमरेटर। तो यही क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। द पॉइंट इज कि आप लोग कैसे सोचोगे, पता है, प्रैक्टिस करोगे आप, इस टाइप की चीजें आपको देखी हुई होगी ना, तो विद प्रैक्टिस आपको ये क्लिक करना चालू हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो द ओरिजिनल प्रॉब्लम कैन बी स्प्लिट into two questions. First question will be integral 1 dx. Second problem will be integral 5 upon x plus 5 dx. अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, सेकंड टर्म जो भी उसका इंटीग्रेशन ln x plus 5 होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट 1 ही है, तो अलग से कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना। वो जो a हम डिवाइड कर रहे थे, और एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा और रिवर्स जाऊंगा इस तरीके से, तो मुझे अपना ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने सही तरीके से इंटीग्रेट किया है। सो दिस वाज 9th प्रॉब्लम। नाउ लेट अस ट्राई 10th प्रॉब्लम। अच्छा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो 9th की तरह आप 10th भी सोच सकते हो। देखो 10th में कुछ दिख रहा है, ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो इफ यू हैव ट्राइड द 10th प्रॉब्लम, तब आप समझ पाओगे कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या है, ऊपर का x और नीचे भी देखो परफेक्ट स्क्वायर भी आपको दिखना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी आपको दिखना चालू हो जाने चाहिए। सो एक्चुअली द 10th प्रॉब्लम इज x dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगेन सेम टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, हम न्यूमरेटर में +1 और -1 कर देंगे, एंड देन वी विल स्प्लिट द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। क्या फायदा हो गया उससे, पहला पार्ट बन गया 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, इसे हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट बन गया, सॉरी दिस विल बी, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो फर्स्ट पार्ट विल बी दिस, सेकेंड पार्ट विल बी दिस। तो दोनों को हम इंडिविजुअली टैकल कर लेंगे। इसका आंसर होगा ln mod x प्लस 1, और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का -2 + 1, तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ऐसा। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ही है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो हमें अलग से वो लगाना। अच्छा, यहाँ पे मॉड आएगा, पिछले वाले पार्ट में मॉड लगाना भूल गया
ln mod ऑफ x प्लस वाई। तो ये अपना 10th का फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी की तरह हम लोग 10 ही थे ना प्रॉब्लम पर, चलिए तो आगे फिर हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। सो लेट अस ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स। तो ये अब देखो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, वेराइटी बढ़ते जाएगी, बट अगेन यू हैव टू ट्राई आउट दीज प्रॉब्लम्स। आई वुड सजेस्ट pause the video, try to solve the problem, and then verify your solution and answer. So let us continue the discussion with 11th problem. 11th में है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर दूंगा। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन एक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ नहीं होता। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, बट एज सच कोई जनरल रूल नहीं है। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल मन गढ़ंत कॉन्सेप्ट मत बनाना, ऐसे स्प्लिट करना सीखो क्वेश्चन को। ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू फ्रेंडली इंटीग्रल्स। क्वेश्चन को फ्रेंडली इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना सीखो। आसान आसान स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। 11th का आंसर ln mod x प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इंडिविजुअल टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ आसानी से। और देखो जाने अनजाने में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम्स भी यूज कर रहे हैं। चार फंक्शंस को ऐड करके इंटीग्रेट करना या चारों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके बाद में ऐड कर देना, सेम बात है। तो आप लोग इंटीग्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई ये मत बोल देना सर ऊपर वाले को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, नीचे वाले को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो गलत है। डिवीजन में स्प्लिट नहीं होता, इंटीग्रेशन डिवीजन में स्प्लिट नहीं होता। सो दिस वाज 11th प्रॉब्लम। ठीक, 12th जो रहेगा, यू मस्ट हैव गेस्ड इट, रैशनलाइज, है ना, क्योंकि बहुत सारे अंडर रूट है तो हमें दिख रहा है कि हमें रैशनलाइज से अप्रोच करना है। सो आप लोग 12th वाला जो रहेगा आप रैशनलाइज कीजिए और ट्राई कीजिए, इसको हम लोग होमवर्क कर लेते हैं। ओके, सो यू जस्ट रैशनलाइज इट एंड स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दोनों को आप इंडिविजुअली टैकल कर सकते हैं। 13th आई वुड लाइक टू डिस्कस 13th इज एक्चुअली अ गुड प्रॉब्लम। तो क्वाड्रेटिक आपको दिख रही है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स भी आप कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, x माइनस 2 और x माइनस 3। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, और ये हमें पंगे कर रहे हैं। बट द गुड पार्ट इज दोनों ब्रैकेट्स के बीच में देखो क्या खास बात है, एक में 2 है एक में 3 है, तो एक का गैप है दोनों में। सो द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन इज आप दोनों का गैप ऊपर लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हो कि x माइनस 2 और x माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे जो बनता है वो 1 बनता है। मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखा है तो 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यूनिटी 1 इज द भगवान हियर। तो 1 को हम लोग ऐसे न्यूमरेटर में रीड कर सकते हैं, इस 1 को हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं। फायदा, अरे वही फायदा ना, क्वेश्चन के दो टुकड़े हो गए, क्वेश्चन दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। द प्रॉब्लम इज ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स। नाउ वी कैन इंडिविजुअली सॉल्व बोथ द पार्ट्स। तो ये हो जाएगा पहले पार्ट का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, प्लस इनफैक्ट हम लोग इसको क्लब करके फाइनल आंसर इस तरीके से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। So this will be the final answer of the problem. So this is how manipulations and calculations are used in integration chapter. ठीक, तो ये था अपना 13th प्रॉब्लम। ओके, सो अब 14th से एक्सपोनेंशियल चालू हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं 14th को। 14th को कैसे करेंगे, सोचिए, स्प्लिट करना है। अगेन 14th को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट वी विल डू इज 14th प्रॉब्लम में हम लोग क्वेश्चन को दो हिस्सों में देख लेंगे। पहला हिस्सा है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 10x, और दूसरा है ये चीज, सिंप्लीफाई देम, है ना। ये लिखा है 2 इंटू 2 पावर x अपॉन 10 पावर x, तो 1 अपॉन 5 की पावर x, और दूसरा हिस्सा है अपॉन में 5 अपॉन 10 हाफ होता है, तो हाफ पावर x। बस खेल खत्म। अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन क्या होगा, a पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है उस हिसाब से आप कर दीजिए। तो ये होगा दिस अपॉन ln 1 अपॉन 5, और ये हो जाएगा हाफ पावर x 5 एज इट इज अपॉन ln हाफ।
प्लस सी, सॉरी। देन आप इसको चाहें तो और मैनिपुलेट और ऐसे सजा के भी लिख सकते हैं, 5 पावर माइनस एक्स माइनस एल एन 5 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया होगा एल एन 2 और 2 पावर माइनस एक्स, और फिर इसको आंसर रिपोर्ट करने वाला कैसे भी अलग अलग तरीके से ABCD ऑप्शन में आंसर को रिपोर्ट कर सकता है। सो दिस वाज 14th प्रॉब्लम। सिमिलरली 15th प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। पहले स्क्वायर को ओपन अप कर दो, ठीक, कैसे करेंगे वो स्क्वायर को ओपन अप, 3 पावर एक्स का स्क्वायर 9 पावर एक्स, 7 पावर एक्स का स्क्वायर 49 पावर एक्स, और 2ab वाली टर्म, तो 2 इंटू ए इंटू बी। ये मैंने क्या किया, मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। क्यों, क्या फायदा हो गया इससे, इसको हम लोग इन टर्म्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। 9 पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9 पावर एक्स अपॉन एल एन 9, 49 पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 49 पावर एक्स अपॉन एल एन 49, और 21 पावर एक्स का इंटीग्रेशन 21 पावर एक्स अपॉन एल एन 21। बस खत्म, यही अपना फाइनल आंसर, एक प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी ऑप्शंस में वो इसको और सजा के एल एन 9 को 2 एल एन 3 बोल सकता है, एल एन 49 को 2 एल एन 7, तो वो सब लॉ की प्रॉपर्टीज से आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। 16th में सेम, a की पावर m की पावर x, b की पावर n की पावर x, ठीक, ये मैं सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर n होल पावर x, तो ये हो गया क्लब। इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो 16 का आंसर क्या दूंगा मैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक कांस्टेंट की पावर x का इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट की पावर x का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट की पावर x अपॉन दैट कांस्टेंट का लॉग डिवाइडेड में, ऐसा रहता है। तो कंफ्यूज मत होना, देखो x पावर n में n कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर हाफ, एक्स पावर माइनस वन, इस तरीके से। और एक्सपोनेंशियल अलग होता है, एक्सपोनेंशियल में a पावर x जब हम बोलते हैं तो ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, दो अलग बातें होती है ना। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a पावर x अपॉन ln a। तो चीजों को देखना सीखो। तो ये अपना फाइनल आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा, इसमें ना ऑप्शंस में कभी कभी इसको सजा के ऐसे भी लिखा जा सकता है, m ln a प्लस n ln b। कैसे, ये आप लोग लॉग चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना, तो ट्राई टू सी दीज टू थिंग्स, दोनों सेम बातें ही हैं, कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा के दी जा सकती हैं, तो प्लीज इससे बच के रहिएगा। चलिए, तो ये हो गया अपना 16th प्रॉब्लम। लेट अस जस्ट क्लीन अप सम स्पेस, और फिर हम लोग आगे 17 पे बात करते हैं एंड अकॉर्डिंगली देखते हैं। चलिए, सो 17th प्रॉब्लम देख लेते हैं अब। 17th प्रॉब्लम जो है एक्चुअली मिक्सचर है तीनों का, तीनों का नहीं एक्चुअली दोनों का। तो देखते हैं कैसे करना है। ठीक, तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज, पहले तो ये x ऊपर जाएगा, सो ये टर्म बन जाएगी इंटीग्रल e पावर ln a पावर x। एग्जैक्ट सेम वे में सेकंड वाले में ये a ऊपर चला जाएगा, तो e पावर ln x पावर a, और थर्ड में ये वाला a ऊपर चल जाएगा, तो e पावर ln a की पावर a। तो ये बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो आप प्रैक्टिस हो रही है आपकी इन प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो ये बन जाता है a पावर x, ये बन जाता है x पावर a, और ये a पावर a। सो द पॉइंट विच आई वाज मेकिंग इन द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, आपको पहचानते आना चाहिए। देखो, पहला जो a पावर x है ना, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फैमिली का है, तो a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपन ln a होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। सेकंड है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल फैमिली में आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको पहचानते आना चाहिए। और a पावर a जो है वो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो बेटा वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, मतलब 3 पावर 3 जो होगा वो होता 27 है, बट है तो एक कांस्टेंट नंबर ना,
तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। सो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनल आंसर जो है 17th का वो हम ऐसे रिपोर्ट करेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ 17th प्रॉब्लम। इसमें आपको पूरा क्लियर हो गया एक्सपोनेंशियल्स कैसे दिखते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे दिखते हैं, और कांस्टेंट्स जो है वो कंफ्यूज किया जा सकता है बट इस तरीके से होंगे। सो हम लोग अलजेब्रा से चालू किए थे, बेसिक मैनिपुलेशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, लॉग के प्रॉपर्टीज वगैरह सब आपकी इंटीग्रेशन चैप्टर में सब रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा मैथ्स 11th का। और अब ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करते हैं ना, तो थोड़े आपके ट्रिग्नोमेट्री के पुराने पाप होंगे वो भी धुलेंगे, फॉर्मूले भूल जाते हो, गलत फॉर्मूले लगा लेते हो ना, सब रिवाइज हो जाएगा। डोंट वरी, इट इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। It will make sure that you revise all the concepts of 11th class, most of the concepts of 11th class। तो 18th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, 18th में दिक्कत अभी भी वही है कि प्रोडक्ट रूल जैसा तो कुछ होता नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन में। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सम और डिफरेंस में, क्योंकि इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं बढ़ पाता। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपके बेसिक आइडेंटिटीज जो थे आपके क्लास 11th में टीआरआई चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो आप रिकॉल कीजिए। 2 cos a cos b होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। सो बड़े वाले को हम लोग जनरली इसको a बोलते हैं, छोटे वाले को हम लोग b बोलते हैं, और उसकी मदद से हम लोग इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी लिख लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट टू सम वाली आपकी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। देखो फायदा क्या हुआ, अब फायदा ये होगा कि एडिशन में हम लोग इसको बांट देंगे। सो ये दो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम है cos 5x का इंटीग्रेशन, सेकंड प्रॉब्लम है cos x का इंटीग्रेशन। बाकी आप लोग अपना दिमाग लगाइए, नॉर्मल जैसे चलता है उस हिसाब से। cos 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x होल डिवाइड बाय 5। क्यों? ये चेन रूल वाला बैलेंस करने के लिए। रिवर्स सोचो ना, sin 5x का डिफरेंशिएशन होता है cos 5x मल्टीप्लाइड बाय 5। जो मल्टीप्लाइड बाय 5 है वो नीचे वाले 5 से बैलेंस हो जाएगा। और हाँ, एक 2 बाहर था ही। फिर इधर cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होता है और प्लस c, तो मैं इकट्ठा एक ही स्टेप में लिख लेता हूँ। सो हम लोग फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, sin 5x अपॉन 10, वो बाहर वाला 2 है उसकी वजह से 2 इंटू 5 10, sin x अपॉन 2 बाहर वाला 2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा 18th का फाइनल आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए 19th प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे, रूट 1 प्लस साइन एक्स। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी प्रॉब्लम। रूट 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर रूट बहुत दिक्कत करेगा। स्क्वायर रूट को भगाने का एक तरीका ये बैठेगा, 1 को आप पहले तो साइन एक्स को रीड करो, साइन एक्स को रीड करो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। एक्चुअली ट्विन पेयर्स हैं, ट्विन पेयर्स मतलब जैसे 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। वैसे ही 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स भी ट्विन पेयर्स होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 को मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूँ। 11th क्लास में अगर आप होते अभी तो मैं फटाफट लिख लेता, और आप बोलते हैं कि सर कैसे लिख लिया। तो थोड़ा रिवीजन चल रहा है, उस हिसाब से देखिए। दिस इज एक्चुअली साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ओपन साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। हालांकि हमें मॉड लगाना चाहिए, बट अगर जनरली ऐसे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है ना, एक्स के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, क्या कहते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट वगैरह, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, नो इश्यूज। वो क्वेश्चन में वैसे मेंशन रहता है। खैर, द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज आपको इस तरीके के मैनिपुलेशन आने चाहिए। बाकी कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, ये बैलेंस करने के लिए हमने हाफ डिवाइड किया है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, और चेन रूल को बैलेंस करने के लिए हमने हाफ लगा दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। so this is how such problems are made. This was 19th problem। 20 21 22 सेम कैटेगरी के प्रॉब्लम है,
दिक्कत है स्क्वायर क्यूब और फोर्थ पावर, पावर से हमें बहुत दिक्कत है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पावर को भगाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं आपको स्टार्ट देता हूँ, कंप्लीट आप कीजिएगा। और ये याद भी रखना, ध्यान में रखना कि साइन स्क्वायर एक्स मतलब स्क्वायर क्यूब और फोर्थ पावर कैसे टैकल होती है। सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस पावर 4x। सो 20 नंबर का प्रॉब्लम, 20 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, पावर को भगाने के लिए हम लोग डबल एंगल में चले जाएंगे। विल राइट दिस थिंग एज 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 2। वाई, क्योंकि पावर चला गई ना, अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, नीचे 2 चल रहा था, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x होल डिवाइड बाय 2, और नीचे एक 2 पहले से था तो ये 4। ये हो गया आपका 20 का आंसर। अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन होता cos स्क्वायर x, तो क्या चेंज हो जाता, चेंज बस इतना आता, ये माइनस की जगह प्लस होता, बाकी सब कुछ आप अकॉर्डिंगली सेम तरीके से सॉल्व करते। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन क्यूब एक्स। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने पढ़ा था, इंडेफिनेट में आप रिवाइज कर रहे हो, स्क्वायर से दिक्कत थी तो डबल एंगल में चले गए, क्यूब से दिक्कत है तो ट्रिपल एंगल में चले जाएंगे। सो जस्ट रिकॉल, अपना पैरेलली रफ में थोड़ा हम कर लेते हैं। रिकॉल साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सो दिस आइडेंटिटी कैन बी रीअरेंज्ड, हम लोग बोल सकते हैं कि 4 sin क्यूब x जो होगा वो होगा 3 sin x माइनस sin 3x। मतलब जहां भी साइन क्यूब लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1/4 टाइम्स साइन 3x। हम लोग साइन क्यूब को भगा के साइन एक्स और साइन 3x में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों, फायदा क्या है इससे, भाई क्यूब भाग गया ना, पावर चला गई, तो वी कैन इजिली टैकल। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3। तो 4 पहले से था, 3 आ गया, तो 4 इंटू 3 12 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये आपका 21st प्रॉब्लम। अच्छा, यहीं पे अगर cos क्यूब x होता, ओरिजिनल क्वेश्चन में cos क्यूब होता, तो आप cos 3x की आइडेंटिटी से स्टार्ट करते, सिमिलरली आप cos क्यूब भगा के cos x और cos 3x में एक्सप्रेस करते, और फिर हम लोग बेसिकली हम लोग cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा इन सब को इंटीग्रेट करना जानते हैं, बट हम लोग cos स्क्वायर, cos क्यूब पावर्स में जब आने लग जाएंगे ना, सेकंड पावर थर्ड पावर, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड। तो ये आप आंसर याद मत रखो, टेक्निक याद रखो कि किस टेक्निक से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हायर पावर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जितनी बड़ी पावर होगी उतना कॉम्प्लिकेट होते जाएगा, है ना। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले ही लेते हैं, 22 वाला। अब फोर्थ पावर है, तो अब देखो फोर्थ पावर में कायदा तो यही कहता है कि हमें 4x में चला जाना चाहिए, बट 4x की हम आइडेंटिटी याद तो रखते नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, है ना। आप इसको ऐसे रीड कीजिए कि ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर को हम लोग बोल देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, करेक्ट। देन वी विल ओपन इट, हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा बाय 4। अब इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है 1, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, x बाय 4 अलग कर लेते हैं, चलो एक तो इंटीग्रेट हो गया। दूसरा 2 बाय 4 cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाय 2, है ना, तो ये भी इंटीग्रेट हो गया, चलो बढ़िया। अब तीसरा टर्म cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। तो बात तो वही आ गई, फोर्थ पावर से सेकंड पावर में आ गए हैं, तो थोड़ा तो आसान हो गया ना। फिर हम उसको और डबल एंगल में ले जाएंगे, तो अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको इतना, और cos स्क्वायर को वी विल राइट 1 प्लस cos ऑफ डबल एंगल, सो 2x विल गो टू 4x, और एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा तो इसलिए 8, और ये इंटीग्रेट हुआ नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स में ऑलवेज रिमेंबर कौन कौन से टर्म्स इंटीग्रेट हो चुके हैं, कौन कौन से टर्म्स इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए चलिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। सो 1/8 का इंटीग्रेशन x बाय 8,
एंड cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x डिवाइडेड बाय 4. 8 was already there, 4 into 8 32. So I think this type of answer will be reported for the 22nd problem. This is how higher powers are dealt with, है ना. So इस तरीके से हम बड़े बड़े पावर्स को डील कर सकते हैं. चलिए 23 वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं. 23 प्रॉब्लम में क्या है, sin 2x into cos square x. ठीक है, अब थोड़ा वो मिक्सचर होने लग जाएगा तो आपको अब सोचने आना चाहिए. सो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इस टर्म में है क्या, नहीं, प्रॉब्लम है cos स्क्वायर वाले टर्म में. cos स्क्वायर वाले टर्म हमें दिक्कत दे रही है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर भगाने के लिए 23rd प्रॉब्लम में स्क्वायर भगाने के लिए हम चला जाएंगे डबल एंगल में. सो cos स्क्वायर को वी विल राइट 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2. फायदा, प्रॉब्लम्स के दो टुकड़े हो गए. पहला टुकड़ा हो जाएगा sin 2x by 2. दिस कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड. सेकंड हो जाएगा sin 2x cos 2x by 2. ठीक, मल्टीप्लाई में तो आप 2 sin a cos b, अच्छा काय का 2 sin a cos b, तो 2 cos थीटा sin थीटा में चला गया ना. तो पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट. पहला टर्म हो गया 4. अच्छा, ये जो है इसको हम लोग रीड कर सकते हैं sin 4x. sin 4 थीटा होगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और sin 4x by 4 हम लिख सकते हैं. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो sin का इंटीग्रेशन होता है cos 4x by 4, 4 into 4 16. तो बेटा ऐसा कुछ फाइनल आंसर हम लोग रिपोर्ट कर लेंगे. तो ये मैनिपुलेशंस आपको विद प्रैक्टिस आते जाएंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी. दिस वाज 23rd प्रॉब्लम. 24 देखते हैं. 24 आई थिंक आप लोग कर लोगे, है ना. a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, सो जस्ट रैशनलाइज कह रहा हूँ, फैक्टराइज इट. sin x प्लस cos x वाली टर्म कटेगी, बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस सॉरी माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. ऐसा कुछ बन जाएगा ये. इसके आगे आप लोग सोचिएगा, है ना. ये मैं बता चुका हूँ. इसको डबल एंगल में लेके चला जाना, इसको डबल एंगल में लेके चला जाना, फिर वो मल्टीप्लाई करना, फिर 2 cos a cos b कहीं बनेगा. तो इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट टू सम खेलते जाइए. सो इसको होमवर्क रख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, दिस इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस. sin x डिग्री. नो, व्हाट अबाउट डिग्रीज. डिग्री क्या है, देखो जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट थे, ऑल द एंगल्स वर इन रेडियंस. जब हम लोग बोलते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है या sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, here x is the angle which is by default taken in radian. वो एंगल रेडियन में होना जरूरी है. डिग्रीज में होगा तो वो सब फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, नहीं लगा सकते. इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डिग्री में जो दिया है ना, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे. मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं पाई रेडियंस मल्टीप्लाई करता हूँ 180 डिग्री डिवाइड करता हूँ. दिस इज इफेक्टिवली 1. ये इफेक्टिवली 1 लिखा है. न्यूमरेटर रेडियंस में है, डिनोमिनेटर डिग्रीज में है. पाई रेडियंस और 180 डिग्री सेम होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. करेक्ट. तो ये डिग्री से डिग्री कैंसल, 30 ने 180 को 6 बार काटा, इसलिए 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है. सो कन्वर्टिंग डिग्रीज इनटू रेडियंस, हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस. तो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाता है और x से वो जितनी बार भी कैंसिल हुआ. तो क्वेश्चन इज एक्चुअली अब रेडियंस में कन्वर्ट हो गया है ना. ये जो है नाउ दिस इज इन रेडियंस. ये पूरा एंगल जो है ये रेडियंस में आ चुका है. तो फाइनल आंसर हम लोग देंगे माइनस कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180 होल डिवाइड बाय पाई अपॉन 180. सो जल्दबाजी में आंसर माइनस कॉस एक्स मत दे देना. हाँ, ऐसे भी रिपोर्ट किया जा सकता है आंसर माइनस 180 अपॉन पाई इनटू कॉस ऑफ, अब वापस डिग्री में आ जाते हैं, एक्स डिग्री प्लस सी. Moving ahead and continuing our discussion on the problems of basic manipulation, हम लोग 26th प्रॉब्लम से अब स्टार्ट करते हैं. सो 26th प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, इंटीग्रेशन टफ नहीं है, टफर पार्ट इज द मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड इन सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ज्यादा जरूरी है. तो रिकॉल कीजिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला. हम लोग 26th की बात कर रहे हैं.
सो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2 और डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो ट्विन पेयर अगेन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इस तरीके से आपको अपने आइडेंटिटीज को रिकॉल करना है और यही जो है हेल्प करेगी आपको प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने में। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचता है साइन 3x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2। अब इसमें हमें ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला नजर आना चाहिए। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला मतलब साइन 3 थीटा जो होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे मैं थीटा को x बाय 2 की तरह देख रहा हूँ, तो अगर आप थीटा को x बाय 2 की तरह सोचें तो आप लोग को ट्रिपल एंगल का ये फॉर्मूला भी नजर आएगा। और अपॉन में एक साइन एक्स बाय 2 भी है, तो अभी एक साइन एक्स बाय 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू, अपना जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और आगे और सिंप्लीफाई, अब ये तो आप लोग जानते हो सॉल्व करना, ठीक कैसे। स्क्वायर को टैकल करने का मतलब डबल एंगल में चला जाना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो प्रॉब्लम क्या बन गया, ये बन जाएगा, हम लोग थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो फाइनल आंसर क्या देंगे हम लोग, x प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड आई थिंक कुछ लोगों ने अलग तरीके से भी किया होगा। एक मुझे फैक्टर भी अभी अभी नजर आया है इसको देख के। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे, अल्टरनेट सोल्यूशन, ठीक। एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी में, क्योंकि एक प्रॉब्लम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सो सम पीपल कैन सॉल्व इट इन दिस वे कि सर cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा, अब ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर जो है वो क्वाड्रेटिक इन cos x है। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले को फ्लिप कर देते हैं, cos x माइनस 1 एक नेगेटिव निकाल लेते हैं, ऊपर में से भी एक नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ 1। तो ऊपर जो cos x में क्वाड्रेटिक है ना, उसके दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा 2 cos x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होगा cos x माइनस 1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम देख सकते हैं, और ये cos x माइनस 1 चल रहा था। सो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम चीज बनी है जो हमने अभी इतना मेहनत करके किया है। तो फाइनल आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम, 2 sin x प्लस सी। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मैनिपुलेशन कि आप लोग उसको कैसे मैनिपुलेट करके सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके भी हम फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं। मुझे ट्विन पेयर या cos c माइनस cos d ज्यादा अच्छे से दिखता है, तो इसलिए मैंने उस अप्रोच से किया। सो फाइनल आंसर रिमेन्स द सेम, द मेथड विल चेंज अ लिटिल बिट। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन तो आसान ही है, उसमें फ्रेंडली इंटीग्रल बन गया तो क्वेश्चन खत्म। फ्रेंडली इंटीग्रल बनाने के लिए जो मैनिपुलेशन करना है उसी पे सारा खेल टिका हुआ है, ठीक। सो 27th प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आई लाइक इट। दिस प्रॉब्लम इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम, इसमें स्ट्राइक नहीं करता। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आप लोग जब इस पे फंसोगे तब इसका सोल्यूशन देख के ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो अच्छे से, देन वी शेल डिस्कस इट। 27th प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो 27th प्रॉब्लम में मुझे लगता है न्यूमरेटर तो आपने भी सेम तरीके से सॉल्व किया होगा, अप्रोच किया होगा। cos 5x प्लस cos 4x, इसको आपने लिखा होगा 2 cos 5 प्लस 4 9x बाय 2 cos 5 माइनस 4, तो ये cos x बाय 2। अब ट्रिक इज, द ट्रिकी पार्ट इज नीचे 1 माइनस 2 cos 3x लिखा है। तो जो cos 3x लिखा है ना, उसको कैसे रीड करना है वही ट्रिकी पार्ट है। तो cos 3x को मैं रीड कर रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2, इस तरीके से। या नहीं, ऊपर cos है ना, तो हम लोग को cos में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो ये भी cos लिखा है और ये भी cos लिखा है, तो नीचे वाले और हाफ एंगल में, हाफ एंगल मतलब 9x बाय 2 है ये, और ये x बाय 2 है। तो नीचे जो 3x है ना, मैं उसको भी 3x बाय 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
और कॉस में खेल चल रहा है तो कॉस में ही चल रहा हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस 1। थिंकिंग ये है बिकॉज ऊपर भी x/2 टाइप का है तो नीचे भी मैं x/2 टाइप का बनाने की कोशिश करूंगा, और ऊपर में कॉस की टर्म्स है तो नीचे भी कॉस की टर्म्स बनाने की कोशिश करूंगा। ये नीचे वाला जो है ना, ये जैसे मैंने ब्रेक किया ये स्ट्राइक नहीं करता है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि ऐसा ही हम लोग क्यों कर रहे हैं। सो द डिनोमिनेटर इवेंचुअली बिकम्स 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x/2, और ऊपर जो है वो लिखा है 2, यहाँ पे cos x/2। नाउ लुक एट द ब्यूटीफुल पार्ट, कनेक्ट बोथ ऑफ देम। देखो यहाँ पे एक चीज है जो मैंने लिखी नहीं है अभी, ठीक है, मैं उसको लिख रहा हूँ और उसको रीड करना बता रहा हूँ। जो फॉर्मूला होता है ना अपना साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का, उसमें नंबर्स होते हैं 3 और 4। ये नंबर्स बहुत काम के नंबर्स होते हैं और इसी पे सारा खेल टिका होता है, 34 43 जिसे मैं कहता हूँ। तो कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले की फीलिंग आनी चाहिए इन 3 और 4 को देख के, जहां पे थीटा जो है हम यहाँ से जज करेंगे 3x/2। सो न्यूमरेटर में जो 9x/2 लिखा था उसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, यही ट्रिकी पार्ट है क्वेश्चन का। सो जो 9x/2 है दैट इज द ट्रिपल एंगल ऑफ 3x/2। सो वी कैन से दैट cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैंने थीटा एंगल 3x/2 लिया हुआ है और उस हिसाब से मैं cos ऑफ ट्रिपल ऑफ एंगल देख रहा हूं। नाउ यू कैन विजुअलाइज हाउ दीज आर कनेक्टेड, कैसे कुछ कुछ सेम बनने का कोशिश कर रहा है। डिनोमिनेटर जो हमें परेशान कर रहा है वो कैंसिल हो गया एक बार तो मजा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में से हमने cos 3x/2 कॉमन निकाला, cos 3x/2 कॉमन निकाला तो क्या बचा 4 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 3, और नीचे वही लिखा है बट रिवर्स ऑर्डर में, तो ये पूरा कैंसिल होगा -1 टाइम्स और ये बन गया cos x/2। और अब जो बनाए वो प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट को हम लिख नहीं सकते, मतलब प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको फिर से सम या डिफरेंस में करना चाहेंगे। तो ये लिखा है 2 cos a cos b विद अ नेगेटिव साइन, तो 2 cos a cos b नेगेटिव बाहर लेते हैं, 2 cos a cos b होता है cos ऑफ दोनों का सम, तो 3x/2 और x/2 का सम, 3x/2 और x/2 का सम हो जाएगा 2x, और एक बार दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा cos x। So I am reporting the final answer for 27th problem. The final answer for 27th problem will be minus sin 2x whole divided by 2 minus sin x plus c। ये रहेगा final answer इस problem का। It was a tricky problem but nonetheless can be solved। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे। ओके 28th प्रॉब्लम इज एन इजियर वर्जन, इजियर प्रॉब्लम, ठीक, ये आपसे हो जाना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा। तो 28th प्रॉब्लम जो है वो बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर dx, मतलब sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन पूछा है तो वो होता है 10x प्लस सी। 28th का आंसर 10x प्लस सी। 29th में आप लोग हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से देखिए, ट्विन पेयर्स, अगेन ट्विन पेयर्स है ये, 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये है 2 cos स्क्वायर x/2। तो 29th प्रॉब्लम हमें पूछ रहा है भाई साहब बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा 10 स्क्वायर x/2 का। तो हम लोग 10 स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते हैं, बट हम लोग sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जरूर जानते हैं। सो वी विल राइट इट लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फ्रेंडली इंटीग्रल। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है 10 थीटा, चेन रूल को बैलेंस करने के लिए हमने हाफ लगा दिया और 1 का x। थिंक रिवर्स, आप रिवर्स सोचो, ये आंसर क्यों है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए। तो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे हम लोग 2 10x/2 माइनस x प्लस सी। 30 वाला क्वेश्चन भी आप सेम वे में कर सकते हैं, है ना। 30 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर, अच्छा ये तो उसका सबसेट ही हो गया ना, उसके जैसा ही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। सो 30 वाला प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2।
सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज 10x/2 का डिफरेंशिएशन, वन लाइनर प्रॉब्लम्स। ओके, वन लाइनर प्रॉब्लम्स है सारे, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। तो यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडली इंटीग्रल्स। 31, चलिए 31 देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आई थिंक लोग इसको क्या करते होंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करना प्रेफर करते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, यही प्रॉब्लम है 31st। प्रोडक्ट में है तो हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, सम में होता तो मजा आ जाता। तो मैं क्या अप्रोच करूंगा, मैं वन को ऊपर जो वन लिखा है उसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मेरा प्रॉब्लम के दो टुकड़े हो जाते हैं, मेरा प्रॉब्लम स्प्लिट हो जाएगा। पहला टुकड़ा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड टुकड़ा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों का इंटीग्रेशन में जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स किसकी मदद से आया होगा, 10x का डिफरेंशिएशन, और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हम माइनस कॉट एक्स लिख लेंगे, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज हाउ 31st प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ओके, नाउ 32 प्रॉब्लम, अगेन यू कैन ट्राई इट, होमवर्क कर लेते हैं। चलिए इसको 32 और 33 दोनों को होमवर्क कर लेते हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। छोटा सा हिंट देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए और अप्रोच कीजिए। ओके, सो ट्राई दिस प्रॉब्लम एंड सेम आप 33 को भी इनफैक्ट 33 और 34th भी हो जाना चाहिए आप। चलो 34th हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 32 और 33 आपसे होना चाहिए होमवर्क। 34th में स्प्लिट कीजिए आप, 34th भी होमवर्क रख ही लेते हैं, चलो स्प्लिट कर लो इसको। ठीक, ये पोर्शन जो है अलग से सॉल्व हो जाएगा। 34th का आंसर मुझे दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। 34th का जो आंसर है वो हो जाएगा, क्या बन रहा है भाई, सेक 10 है ना, सेक 10। तो ये आया होगा सेक एक्स की वजह से, ए सेक एक्स, और दूसरा बन रहा है राइट साइड में एक, आप इसको ऐसे क्लब कर लीजिएगा, तो ये बन रहा है कोसेक कॉट। हाँ, कोसेक कॉट, तो कोसेक कॉट किसकी वजह से आया होगा, माइनस कोसेक की। तो ये है आपके 34th का आंसर। प्लीज ट्राई करना। ठीक, 34th का फाइनल आंसर ये आना चाहिए। इजी प्रॉब्लम है, आप डिनोमिनेटर को दोनों में बांट दो और दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। सो लेट अस मूव ऑन 35th प्रॉब्लम। 35th प्रॉब्लम आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए। इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम्स आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप डिस्कस करना, मतलब डिस्कशन में पार्ट लीजिए, ज्यादा फ्रूटफुल होगा। सो अगर आप लोग 35th ट्राई कर चुके हैं तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। 35th में एक्चुअली डिनोमिनेटर जो है वो हिंट दे रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे कब कब हम +1 -1 वाला खेल खेलते हैं। देखो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग आती है कि यार 1 होता तो मजा आ जाता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की तरह इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लूंगा। और फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि क्वेश्चन के दो टुकड़े हो जाएंगे, पहला एक ये टुकड़ा और दूसरा ये टुकड़ा। तो पहले टुकड़े में होगा 1, दूसरे टुकड़े में होगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाहर वाला कोसेक स्क्वायर जो है वो तो ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द प्रॉब्लम बिकम्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 1 होंगे, दूसरा प्रॉब्लम ये बन जाएगा। दोनों फ्रेंडली इंटीग्रल है, दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसकी वजह से मैं ये आंसर दूंगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। सो द फाइनल आंसर विल बी रिपोर्टेड लाइक दिस, माइनस कॉट एक्स माइनस tan इनवर्स x प्लस c। यू मस्ट रिमेंबर फ्रेंडली इंटीग्रल्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे, 7 फ्रेंडली इंटीग्रल्स, तो ये उन्हीं का ये है। 36 प्रॉब्लम कैसे करेंगे आप, 36 प्रॉब्लम अगेन न्यूमरेटर में अगर नहीं होता एक्स स्क्वायर तो आप निपटा देते प्रॉब्लम को। तो वही छोटे मोटे मैनिपुलेशन अब तक आप कहानी समझ चुके हो। 36 प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम लोग +4 और -4 करेंगे। वाई? बिकॉज द क्वेश्चन विल बी स्प्लिट इन 2 टर्म्स। क्वेश्चन के दो टुकड़े हो जाएंगे और दोनों टुकड़ों को हम लोग इंडिविजुअली टैकल कर सकते हैं। फ्रेंडली इंटीग्रल्स, 1 का इंटीग्रल होता है x, और ये है अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट। कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1/x² + a²। तो 1/x² + a² का आंसर क्या होता है, tan इनवर्स
x अपॉन a, और बाहर भी एक 1 अपॉन a आता है, isn't it? रिमेंबर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x बाय a। जब तक आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, फ्रेंडली रिजल्ट्स याद नहीं रहेंगे, ठीक, तब तक आप फटाफट सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, ठीक। सो रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस वाज आवर फ्रेंडली रिजल्ट, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन, आप आंसर रिपोर्ट कर देंगे। सो दिस वाज 36th। 37th अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, बस फर्क क्या देखो यहाँ पे ये जो है 3x का होल स्क्वायर है, करेक्ट। तो वो x की जगह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, x की जगह ax प्लस b, तो एक चेन रूल का हमें a सेट करना पड़ता है, तो उस लॉजिक से जाएंगे। तो 37th का आंसर देखो कैसे रिपोर्ट करेंगे, सी स्मार्टली। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर होता, तो हम लोग कैसे बोलते, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में a की वैल्यू 4 है, ऐसे हम लोग रीड कर लेते हैं, है ना। तो आंसर क्या देते हैं हम लोग, हम देते 1 अपॉन a। 37th का आंसर हम लोग क्या देते, उस लॉजिक से हम लिखते 1 अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन 4 टेन इनवर्स x अपॉन a 4। अब यहाँ पे x की जगह 3x आ गया है, x की जगह 3x आ गया है, तो रिवर्स लॉजिक से जाएंगे, तो चेन रूल की वजह से हमें एक और 3 बैलेंस भी करवाना है, क्योंकि x की जगह 3x है। तो फाइनल आंसर जो मैं रिपोर्ट करूंगा वो रिपोर्ट करूंगा 1/12 टेन इनवर्स 3x/4। देखो ये जो छोटे मोटे डाउट्स है ना, अगर आपके सर 1 अपॉन कैसे करना ये, तो ये हम लोग एक बार सब्सटीट्यूशन पढ़ लेंगे ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि सब्सटीट्यूशन हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जिसको इसमें दिक्कत है वो ऐसे सोच लीजिए कि हमने 3x को t लिख लिया है और 3dx को 3dt लिख लिया है, सॉरी 3dx को dt लिख लिया है। तो सब्सटीट्यूशन हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बट वंस यू स्टडी सब्सटीट्यूशन विच विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कोर्स, तो उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 38th ट्राई करते हैं। सो 38th इज अगेन छोटा मोटा मैनिपुलेशन, ऊपर x पावर 4 नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो व्हाट आई विल डू इज -1 +1। देखो जो भी आप ये हथकंडे अपना रहे हो, छोटे मोटे मैनिपुलेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उसका मकसद समझो। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड फ्रेंडली इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये मैनिपुलेशन करने से आपका प्रॉब्लम सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो किसी काम का नहीं है मैनिपुलेशन, उससे आपका प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो अभी फायदा क्या हुआ +1 -1 करने से, जो दो टुकड़े बने हैं प्रॉब्लम के, जो दो टुकड़े हुए हैं, दोनों टुकड़ों को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग डील कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया है ना, और ये तो 1/1 + एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और 1/1 + एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स x। सो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, 38th वाला। So in this way we can tackle particular type of manipulations. Moving ahead, और प्रोफाइल बाकी हैं अभी हम लोग, और वैरायटी देखते हैं इसमें। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फटाफट लगाते आना चाहिए आपको, एक तो वी विल ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। चलिए फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। 39th क्या है ये, क्या है ये बताओ, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, √a² - x²। क्या बताया था, इसमें बाहर 1/a नहीं आता है, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे मैंने टेन इनवर्स वाला बताया था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो 39th का आंसर हम लोग क्या देंगे, हम लोग आंसर देंगे साइन इनवर्स x/5। ओके, 40 उसका अपडेटेड वर्जन है, तो 40 का आंसर हम लोग क्या देंगे, 40 का आंसर हम लोग देंगे साइन इनवर्स, देखो वही ये जो है अब 2x का स्क्वायर है, तो वही चेन रूल वाला चीज, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x/3, ये कन्वेंशनल अप्रोच। बट ये जो x की जगह 2x आ गया, उस चेन रूल को बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 आ गया। सो 40 का फाइनल आंसर मैं रिपोर्ट करूंगा ऐसे। अगर किसी को डाउट आता है कोई बात नहीं, हम लोग एक बार सब्स्टिट्यूशन पढ़ लें, तो आप लोग 2x को t लिख के भी फिर आगे कहानी खेल सकते हो। बट प्लीज रिमेंबर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, टेन इनवर्स के फॉर्मूले में बाहर 1/a आता है, साइन इनवर्स के फॉर्मूले में बाहर 1/a नहीं आता है। ठीक, ध्यान रखना, ये मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये मिस्टेक होती है। एज अ स्टूडेंट मैं ये सिली मिस्टेक कर चुका हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मुझे याद है अच्छे से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक करें जो मैं एज अ स्टूडेंट
कर चुका हूँ, सिली मिस्टेक है बट हो जाती है। ओके, 41st इज अ गुड प्रॉब्लम। 41 एंड 42 दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि तगड़ा मैनिपुलेशन है। तो 41 में अपॉन में दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, दिस इज वन क्वाड्रेटिक, दिस इज सेकंड क्वाड्रेटिक। बट दोनों क्वाड्रेटिक में क्या खास बात है, इस टाइप का हमने एक्चुअली क्वेश्चन किया था बट लीनियर के लिए किया था, ये क्वाड्रेटिक के लिए। देखो दोनों में क्या खास बात है, दोनों क्वाड्रेटिक में सिर्फ 1 का गैप है, दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं दोनों क्वाड्रेटिक ऊपर लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर, लेट मी क्रिएट सम मोर स्पेस, जगह लगेगी। सो ऊपर मैं लिखूंगा पहली क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और दूसरी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इन दोनों का गैप, क्योंकि इन दोनों का गैप कितना है 1। टेक्निकली मैंने कुछ दूसरी चीज तो की नहीं है, मतलब मैंने 1 जो न्यूमरेटर में 1 था मैं उसको इस पर्टिकुलर तरीके से रीड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा रीड, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा रीड, आप समझ ही गए होंगे अब तक। क्योंकि मेरे प्रॉब्लम के दो टुकड़े हो जाएंगे, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, which both of them can be tackled separately। जो जो दो टुकड़े हुए हैं अपने प्रॉब्लम के, each of them can be dealt separately। क्यों भाई, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये भी सेम तरीके से ही एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है और साथ में प्लस 1 है। सो इसका आंसर क्या देंगे हम, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और इधर टेन इनवर्स वाला आ जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस 2, ए की वैल्यू 1 है ना, ये ए स्क्वायर जो होता है ये 1 स्क्वायर है, तो बाहर 1 अपॉन ए और अंदर में अपॉन में ए, और हमने x की जगह x माइनस 2 लिखा है, तो x की जगह x माइनस 2, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया है ax प्लस b, उसमें भी स्लोप जो है 1 है, mx प्लस c मतलब, तो स्लोप 1 है तो हमें उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ 41st प्रॉब्लम। 42 प्रॉब्लम देखते हैं। 42 प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इंटीग्रेशन का तो सवाल है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने इसकी समझ ली, खेल लिया, तो इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके 42 प्रॉब्लम फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप ट्राई कर चुके हैं 42nd प्रॉब्लम, सो विल डिस्कस इट। सो 42 प्रॉब्लम में एक्चुअली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, देखो इनफैक्ट इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे 42 प्रॉब्लम हो गया, या अपना क्या कहते हैं ऊपर ऐसा एक और था 27th प्रॉब्लम हो गया, 26th, ये सब थोड़े बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको मैनिपुलेशन सोचना पड़ता है दिमाग लगा के। सो मैं न्यूमरेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, न्यूमरेटर में क्या क्या लिखा है देखिए, न्यूमरेटर में एक साइन एक्स है, तो द पॉइंट इज साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, या ऐसे जो भी फॉर्मूले होते हैं अपने सम टू प्रोडक्ट वाले, उसमें कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है नहीं। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक साइन एक्स को एक साइन 3x दे दूंगा, तो टोटल मेरे पास 4 साइन 3x थे, उसमें से मैं एक निकाल चुका हूं, तो अब 3 टाइम्स ऑफ साइन 3x मेरे पास बचा है। अब उसके बाद 3 साइन 3x, तो 3 मेरे पास साइन 3x है, तो मैं साइन 5x, जो मेरा साइन 5x है वो भी मैं उतने ही 3 टाइम्स ऑफ साइन 5x इसको दे दूंगा, तो टोटल थे 6, 3 दे चुका हूं मैं, मेरे पास 3 और बचे होंगे, और लास्ट में हमारे पास है 3 साइन 7x, 3 साइन 7x इंटू dx। डिनोमिनेटर को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, जो भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट इस टाइप के अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आए ना, तो इसको बिल्कुल मत छेड़ा करो, डिनोमिनेटर को टच भी मत किया करो, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है तो न्यूमरेटर से ही प्रोसीड किया करो। तो हम क्या बोलेंगे, साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 साइन, हमने न्यूमरेटर को ऐसे जमा दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन के न्यूमरेटर को इस तरीके से जमा दिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स ही होता है। मैं हमेशा बड़े वाले को ए और छोटे वाले को बी बोलता हूँ, तो मैं इसको ए, सॉरी अपना सी डी फॉर्मूला है ना, तो बड़े वाले को मैंने सी बोला है और छोटे वाले को मैंने डी बोला है, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अकॉर्डिंगली ये हो गया पहला टर्म।
अब सेकेंड टर्म जो है 3 साइन 3x और साइन 5x, तो 3 कॉमन सबसे पहले। अब साइन 3x प्लस साइन 5x हो जाएगा, साइन 3x प्लस साइन 5x हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 4x cos साइन ऑफ 4x cos ऑफ x। सिमिलरली आखिरी टर्म में भी 3 कॉमन निकालने के बाद 2 साइन 7 5 12 उसका आधा 6 और cos x, और नीचे जो भी लिखा था। Now the beautiful thing here is न्यूमरेटर में 2 cos x कॉमन निकल रहा है, 2 cos x is common, और बचेगा sin 2x प्लस 3 sin 4x प्लस 3 sin 6x इंटू dx। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा था देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में sin 2 3 sin 4 sin 2 3 sin 4 3 sin 6, वही एग्जैक्ट सेम टर्म लिखी थी, पूरा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 2 cos x dx। तो ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन हुआ ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर का काहे का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन तो आसान ही है, इंटीग्रेशन तो आसान ही है।